Good morning to all my students and participants. जो आपका सेकंड पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो कोर्स है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेक्शन 1 से लगाकर 75 तक है। तो मैंने ज़्यादातर अपने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। कुछ दो एक टॉपिक और बचे हैं जो कि मैं कर दूंगा। तो आज जो लास्ट सेक्शंस है 73, 74, 75, उस पर डिस्कशन होगा। तो आज का टॉपिक है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति। और व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि संविदा भंग के कौन कौन से उपचार जो संविदा अधिनियम में दिए गए हैं। तो डैमेजेस का अर्थ ये होता है कि व्हेन द पार्टी who is injured by the breach of contract, he may bring a suit for claiming the damages through the court. The damages means the compensation in terms of money. This is known as damages. इसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। अच्छा, जब संविदा भंग होता है तो संविदा भंग में जो उपचार मांगे जाते हैं, तो धन के रूप में जो उपचार प्रदान किया जाता है नुकसानी के लिए, उसको हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। तो संविदा अधिनियम में केवल एक ही उपचार दिया गया है कि डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, जिसमें से दो रिमेडी और दी गई हैं कि एक तो इंजंक्शंस के द्वारा, मीन्स निषेधाज्ञा के प्राप्त की जा सकती है कि संविदा भंग न की जाए, और दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विशिष्ट पालन, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया है। जहाँ तक हमारा संविदा अधिनियम है, तो धारा 73, 74 और 75, तीन धाराएं, मेन 73 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का है, धारा 74 लिक्विडेटेड डैमेजेस का है, और धारा 75 जब कोई पक्षकार अधिकारपूर्वक किसी संविदा का विखंडन करता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का। ये तीन सेक्शन दिए गए हैं। मेन सेक्शन धारा 73 है, 74 और 75 जो है सप्लीमेंट्री सेक्शंस है। तो दो चीज़ें होती हैं क्षतिपूर्ति क्लेम करने में, कि एक तो ये है कि व्हाट इज़ द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, कि क्षतिपूर्ति की दूरस्थता क्या है, कहाँ तक क्लेम किया जा सकता है। और दूसरा है मेजर ऑफ डैमेजेस, कि क्षतिपूर्ति की सीमा क्या है। दो चीज़ें उठती। 1947 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस आया था, राम कुमार अग्रवाल बनाम लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। उसमें से एक उदाहरण देके बताया गया था कि एक दुकानदार दूसरे बड़े थोक दुकानदार से सरसों का शुद्ध तेल खरीदता है। ये कहता है कि शुद्ध होना चाहिए, वो तेल खरीद लेता है। खरीदने के बाद जब वो अपनी दुकान में बेचता है तो फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ता है और तेल मिलावटी पाया जाता है। जब तेल मिलावटी पाया जाता है तो फूड इंस्पेक्टर उस तेल को जब्त कर लेता है और नष्ट कर देता है। दुकानदार को गिरफ्तार कर लेता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मिलावटी तेल बेचने पर, जो कि दुकानदार की स्वयं गलती नहीं है, जहाँ से उसने खरीदा था थोक में, वहाँ से मिलावटी आया था, तो भी चूँकि यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है खाद्य पदार्थों में, तो
यहाँ पर वो ये नहीं कह सकता कि मेरा मेंसरिया नहीं था, मेरी आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मिलावटी तेल है, अतः मैं दोषी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। यदि मिलावटी चीज़ उसकी दुकान में पाई जाती है, तो वो दोषी होगा ही होगा और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से मिलावटी तेल बेचने पर उससे क्या-क्या नुकसान हुआ? एक तो ये है कि तेल का नुकसान हुआ, लॉस ऑफ ऑयल। दूसरा, उस तेल को बेचता तो जो उसमें उसे मुनाफा होता उसका नुकसान हुआ। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा डाउन हुई। उसकी जो व्यापार की ख्याति थी वो खराब हुई और टाइम, मनी एंड एनर्जी वेस्टेड फॉर द डिफेंस इन द केस, जो भी उसने समय बर्बाद किया, पैसा खर्च किया और जो अपना एनर्जी खर्च की उस केस को लड़ने में वो, और इसके बाद जो इस सब में उसे मानसिक संताप हुआ, जो मेंटल टॉर्चर हुआ प्रोसिक्यूशन में, ये सारे नुकसान उसको हुए। मतलब ढेर सारे नुकसान हैं कि उस अशुद्ध तेल बेचने से इतने सारे नुकसान हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी क्षतिपूर्ति वो क्लेम कर सकता है? क्या तेल के लॉस के लिए, तेल के नष्ट होने के लिए, मुनाफे के लिए, मानसिक क्लेश के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, व्यापारिक रेपुटेशन के लिए, जो समय और पैसा खर्च हुआ उसके लिए, किस-किस के लिए क्लेम कर सकता है? किस-किस का वो दावा कर सकता है? यहाँ प्रश्न उठता है। तो न्यायालय का ये कहना है कि so far as consequences of breach of contract are endless, but there must be a limit to the liability. नुकसान अनेकों हैं, लेकिन दायित्व की एक सीमा होती है और उस सीमा तक ही किसी नुकसान का दावा किया जा सकता है और उससे बाहर दावा किया जाता है तो न्यायालय उसको प्रदान नहीं करेगा। ये इसमें बताया न्यायालय ने। अब प्रश्न ये है कि क्षतिपूर्ति के प्रदान करने के, क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान करने के लिए क्या मूल नियम है? हमारा संविदा अधिनियम 1872 में आया। 1854 में एक केस आया था, हैडली बनाम बैक्सेंडेल। 1854 हैडली बनाम बैक्सेंडेल का एक केस आया जिसमें से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में जो नियम प्रतिपादित किए गए, जो विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, वही दोनों सिद्धांत 1872 में हमारे अधिनियम के, हमारे संविदा अधिनियम की धारा 73 में एज इट इज रख दिए गए। हैडली बनाम बैक्सेंडेल के केस में क्या था कि वादी हैडली एक चक्की वाला था। चक्की का क्रैंक शाफ्ट टूट गया था। क्रैंक शाफ्ट आप जानते होंगे कि वो जो जिसमें पट्टा चढ़ाया जाता है, गोला पहिया होता है ना, उसमें पट्टा चढ़ा, उसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। वो क्रैंक शाफ्ट टूट गया था और प्रतिवादी बैक्सेंडेल एक ट्रांसपोर्टर था, कैरियर था, ट्रक वाला था। तो वादी हैडली ने अपना क्रैंक शाफ्ट रिपेयर कराने के लिए उस कैरियर के पास दिया कि इसको जो है मैन्युफैक्चरर के पास ले जाओ और रिपेयर होके जिससे ये आ जाए। उसने अपना क्रैंक शाफ्ट दे दिया। जो प्रतिवादी बैक्सेंडेल था उसको भेजने में विलंब कर दिया। जब विलंब कर दिया तो करीब-करीब 1 महीना 2 महीने के बाद ही वो रिपेयर होके लौटा। और जब वो लौट के आया रिपेयर होके तो करीब-करीब उसे 2 महीने का नुकसान हो गया था। अर्थात क्रैंक शाफ्ट के बिना उसकी चक्की बंद रही, अतः चक्की चली नहीं, अतः 2 महीने का उसे नुकसान हुआ।
तब उसने कहा कि आपके कारण आपने आपने देरी कर दी है भेजने में, इस कारण से मुझे नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान आप मुझे दीजिए। प्रतिवादी से कहा, जो ट्रांसपोर्टर था, ट्रक वाला, कि आप भेजने में देरी किए हैं, तो वो नुकसान आप मुझे दीजिए। तो वो कुछ नहीं बोला, ना वो उसे नुकसान ही दिया। तब उसने केस दायर किया प्रतिवादी के खिलाफ, और उसने कहा कि मैंने अपना क्रैंकशाफ्ट रिपेयर करने के लिए दिया था कि इसे आप ले जाओ और रिपेयर करके आ जाएगा, लेकिन इसने विलंब किया है। अतः इसके विलंब की वजह से जितने दिन मेरी चक्की बंद रही है, उतने दिन का जो इनकम मुझे होती, वो इनकम क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिवादी से दिलाई जाए। ये इसने न्यायालय में दावा किया, वादी ने। न्यायालय का ये कहना था कि जहाँ तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, तो क्षतिपूर्ति हमेशा जो नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होती है, वही कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है। और यदि कोई विशेष क्षतिपूर्ति क्लेम करता है, तो उसके लिए विशेष परिस्थितियों का ज्ञान दोनों पक्षकारों को होना चाहिए, जब वो दोनों संविदा करते हैं। तो न्यायालय ने कहा कि किसी भी संविदा भंग में दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं क्षतिपूर्ति की। एक तो वो है कि द डैमेजेज में बी क्लेम्ड आइदर एराइजिंग नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, कि नुकसानी का जो दावा है वो इस प्रकार से किया जाता है जो घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ। मीन्स डैमेजेस विच एरोज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, जो घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, ऐसी नुकसानी का दावा किया जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो, या तो ऐसा किया जा सकता है, या ऐसा भी किया जा सकता है कि damages such as which has been in the contemplation of the parties at the time of making of the contract, that such result or such damages is probable, कि उस नुकसानी का भी दावा किया जा सकता है जो पक्षकार जब संविदा किए थे तो वो उनकी अपेक्षा में था कि यदि संविदा भंग होगी तो ये नुकसान होगा, ये देना पड़ेगा, ये इसका संभावित परिणाम होगा। तो दो तरह के सिद्धांत हुए। एक तो सामान्य क्षतिपूर्ति हुई। सामान्य क्षतिपूर्ति का मतलब डैमेजेज विच एरोज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, कि ऐसी क्षतिपूर्ति जो वस्तुओं के समान अनुक्रम में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है। और दूसरा विशेष हानि, विशेष क्षतिपूर्ति, स्पेशल डैमेजेज। स्पेशल डैमेजेज का मतलब कि द डैमेजेज विच वाज इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि संविदा करते समय जो दोनों पक्षकारों की अपेक्षा में था, ऐसी क्षतिपूर्ति। लेकिन इस विशेष क्षतिपूर्ति की क्लेम करने के लिए तभी व्यक्ति दावा कर सकता है जब उन विशेष परिस्थितियों को प्रतिवादी को उसने बताया हो। तो इस केस में न्यायालय ने यह कहा कि यदि चक्की वाला ये कहता कि ये मेरा क्रैंकशाफ्ट आप जल्दी ले जाना और लौटा के लाना, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक मेरी चक्की बंद रहेगी और मुझे नुकसान हो गया, इन परिस्थितियों को यदि वो बताता, तो निश्चित है कि जब तक उसकी चक्की बंद रही विलंबे के कारण, तो उसे विशेष क्षतिपूर्ति मिल जाती। लेकिन चूंकि इन परिस्थितियों को उसने प्रतिवादी को नहीं बताया था, और जब नहीं बताया था तो विशेष क्षतिपूर्ति का जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है वादी, केवल सामान्य क्षतिपूर्ति का जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है, इसी का दावा कर सकता है। तो इस प्रकार से हैडली बनाम बैक्सनडेल जो 1854 का केस है, इसमें जो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, आज भी यही सिद्धांत न्यायालय के द्वारा अपनाए जाते हैं और यही विधि के सिद्धांतों की नजीर दी जाती है। और यही दोनों विधि के सिद्धांत हमारे संविदा अधिनियम की धारा 73 में दिए गए हैं। एक और केस था जो थोड़ा सा इसमें सुधार आया,
डेवलप हुआ इस लॉ को कि विक्टोरिया लॉन्ड्री विंडसर लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1949 में। इसमें से न्यायालय ने यह कहा था कि damages in any breach of contract can be claimed which are reasonably foreseeable। अर्थात जब संविदा भंग होती है तो संविदा भंग के फलस्वरूप जो वास्तविक रूप से, तार्किक रूप से जो दिखलाई देता है कि ये नुकसान हुआ है, उसका दावा किया जा सकता है। थोड़ा सा उन्होंने टिल्ट किया, हैडली वाले केस से जो रूलिंग थी उससे उन्होंने टिल्ट किया, लेकिन इसके बाद फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक आध केस आए जिसमें से न्यायालय ने कहा कि व्हाट एवर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन हैडली वर्सेस बैक्सनडेल they are applicable in all the cases of breach of contract, and this is the principles of law in common law। ठीक है ना। और यही दोनों सिद्धांत भारत में एडॉप्ट किए गए। भारत के न्यायालयों ने क्षतिपूर्ति की इन दोनों सिद्धांतों को जो है अपनाया गया। प्रिवी काउंसिल ने पहले जमाल वाले केसेस में अपनाया था। इसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ और अपना संविधान लागू हुआ तो 1951 में एक केस आया था, पन्नालाल जानकी दास बनाम मोहनलाल 1951 में। चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे, तो उन्होंने ये कहा कि द क्लेम फॉर डैमेजेज मस्ट बी बेस्ड which are direct consequences from the breach of contract। अर्थात उसी का दावा किया जा सकता है जो सीधे संविदा भंग का परिणाम हो। एंड नो पार्टी कैन क्लेम फॉर इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेजेज, कि जो अप्रत्यक्ष या दूरस्थ हानि के लिए कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती। जानकी दास के केस में, पन्नालाल जानकी दास के केस में न्यायालय ने इस बात को रखा था, जो हेडली बनाम बैक्सनडेल केस पर आधारित था। धारा 73 के प्रावधान है कि कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज, कि हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर धारा 73 में दिया गया है। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन द इंजर्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज which arise naturally in the usual course of thing or to which the parties knew at the time of making of the contract। वही दोनों सिद्धांत स्ट्रेट वे इस परिभाषा में आ गए धारा 73 में कि जब कोई संविदा भंग होती है तो पीड़ित पक्षकार उस प्रतिकर को पाने का हकदार है जो घटनाओं के समान अनुक्रम में वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ, अथवा ऐसा प्रतिकर जो संविदा करते समय दोनों पक्षकारों की अपेक्षा में था, ऐसे प्रतिकर का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये पहला पैरा धारा 73 में दिया गया है। दूसरा पैरा फिर अगेन दिया है कि नो कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर एनी इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस, कि किसी अप्रत्यक्ष या दूरस्थ हानि के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पैरा फिर अगेन दिया है कि इन केस ऑफ पॉसी कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु इज अंडर ऑब्लिगेशन एंड इफ he does not perform his obligations the same principles of damages is applicable in case of quasi contract। यदि आभासी संविदा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिस पक्षकार को अपने दायित्व का पालन करना था वो नहीं कर रहा है, तो उसे भी वही प्रतिकर देना पड़ेगा जो सिद्धांत पहले पैरा में दिए गए हैं। ठीक है ना। और ये आप देखें कि बोथ द प्रिंसिपल्स व्हिच वर लेड डाउन इन हेडली वर्सेस बैक्सनडेल वर इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 73। ठीक है ना। और अपने यहाँ भी जो केसेस आए, एक पहला केस आया था, ज़्यादातर न्यायालय इस केस के पहले, ये तो 1854 का, 1898 का एक केस मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंद राव का केस आया, तो ऑलमोस्ट ये सिद्धांत अपनाया गया। इस केस में क्या था कि
मद्रास स्टेट में एक मेला लगना था। एक दर्जी को अपने कपड़े की दुकान लगाना था, सिलकर कपड़े बेचना था। तो उसने क्या किया कि मद्रास रेलवे कंपनी पर अपनी मशीन और कपड़े बुक कर दिए कि मेले में पहुंचा दो। तो कंपनी ने बुक कर लिया और वो उसकी सिलाई मशीन और कपड़े तब पहुंचे जब मेला समाप्त हो गया। और वो दर्जी जो है वो मेले में अपना बना रहा, लेकिन जब सामाने नहीं आए तो उसका कोई धंधा नहीं चला। तो जब मेला समाप्त होने के बाद आया, तब उसने रेलवे कंपनी के खिलाफ एक केस दायर किया कि मैं मेले में जो गया वो किराया, मेले में रहा, खाया पिया वो खर्च, और मेरी मशीन और कपड़े आ जाते तो इस धंधे से मैं जो कमाता, वो जो मुझे नुकसान हुआ है, वो मद्रास रेलवे कंपनी से मुझे क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाए, कारण इन्होंने समय से मेले के समय में जो मेरा सामान नहीं पहुंचाया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा उस दर्जी से कि क्या आपने ये सारी परिस्थितियां रेलवे कंपनी को बताई थी कि यदि मेले में सामान नहीं पहुंचा तो मुझे इतना नुकसान होगा, ये होगा, ये सारी चीजें बताई थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं बताई थी, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था। तो न्यायालय ने कहा कि जो आप क्लेम कर रहे हैं विशेष क्षतिपूर्ति है। विशेष क्षतिपूर्ति के लिए विशेष परिस्थितियों का ज्ञान दूसरे पक्षकार को होना चाहिए, अर्थात दूसरे पक्षकार को आपको बताना चाहिए कि ये विशेष परिस्थितियां हैं, ये सामान नहीं पहुंचेगा तो मुझे ये नुकसान होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आता है you are entitled to receive the general damages, means the damages which arise naturally in the usual course of thing। आप सामान्य क्षतिपूर्ति पाने के हकदार हैं। सामान्य क्षतिपूर्ति का मतलब ऐसी क्षतिपूर्ति जो घटनाओं के समान अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। ये था जो अ, बिल्डिंग वगैरह के काम है, जो ठेके वगैरह के काम है, कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग सामग्री की सप्लाई नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है डिले होता है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में। तो जितना बिल्डिंग वर्क्स का काम है, इसमें से यदि सामान्य क्षतिपूर्ति भी होती है तो भी न्यायालय ये सोच कर देता है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो इससे लाभ होता, ये बिल्डिंग बना के देता, तो जो लाभ होता उस लाभ को ध्यान में रखकर जो है क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। ये केस में बृजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था। जहाँ तक क्रय और विक्रय का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय और विक्रय है तो नॉर्मली इसमें वो क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है जो उस वस्तु का संविदा मूल्य और उस वस्तु का बाजार मूल्य, जो दोनों का अंतर है, तो जो अंतर है वो क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसे केसेस में दिलाया जाता है। देखिए मेजर ऑफ डैमेजेज ये है कि द damages इज द कंपेंसेटरी नॉट द पेनल। जो क्षतिपूर्ति का दावा है तो क्षतिपूर्ति प्रतिकर के रूप में है, दंड देने के रूप में नहीं है। दंडात्मक नहीं होना चाहिए, प्रतिकर रूप में होनी चाहिए, दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। और यदि आप स्पेशल क्लेम करते हैं तो स्पेशल परिस्थितियों का ज्ञान दोनों पक्षकारों को होना चाहिए। ठीक है ना? कहने का अर्थ है कि न्यायालय ये कोशिश करता है कि जिस पक्षकार को संविदा भंग से नुकसान हुआ है तो उसको उस स्थिति में रखा जाता है जिसमें ये होता यदि संविदा का पालन किया जाता। अर्थात संविदा भंग हुई है, संविदा भंग के फलस्वरूप जो उसे नुकसान हुआ है, तो न्यायालय ये कोशिश करेगा कि उस पक्षकार को उस स्थिति में रखते हैं जिसमें वो होता यदि संविदा का पालन किया जाता। ठीक है ना? ही इज प्लेस्ड in the position in which he would have been if the contract had been performed। ये है उसे। और तमाम केसेस में ऑलमोस्ट ये न्यायालय ने कहा है कि द प्लेंटिफ शुड ट्राई टू मिटिगेट द डैमेजेस, कम से कम जो है
क्षतिपूर्ति का दावा उसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके धारा 73 के प्रावधान है जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से संबंधित है। अपरिनिर्धारित नुकसानी के संबंध में दिया गया है। अपरिनिर्धारित नुकसानी का अर्थ ये होता है जिसमें जो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और न्यायालय का विवेक, न्यायालय अपना विवेक वही प्रयोग उसी तरह प्रयोग करेगा जो धारा 73 के प्रावधान है और जो हर्ली बनाम बैक्सेंडेल में जो विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि ऐसी क्षतिपूर्ति जो वस्तुओं के समान अनुक्रम में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है और दूसरा ऐसी क्षतिपूर्ति जो पक्षकारों की अपेक्षा में थी जब उन्होंने संविदा किया था। ये दो सिद्धांत का पालन करते हुए न्यायालय धारा 73 के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति प्रदान करती है इसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेज या अपरिनिर्धारित नुकसानी कहते हैं। इसके बाद धारा 74 में लिक्विडेटेड डैमेजेज है और धारा 75 में अधिकारपूर्ण विखंडन के संबंध में प्रतिकर का प्रावधान यह दिया गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।